ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव, एनडीए से नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। 2025 में मेरी कोई दावेदारी नहीं है। 2030-35 के चुनाव पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि 30-35 के चुनाव में कर सकते हैं दावेदारी। सीएम पद की दावेदारी का टारगेट सेट है और उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मैं बनूं सीएम। सीटों के फॉर्मूला पर चिराग का भी बड़ा बयान सामने आया है। चिराग ने कहा है कि 20 या फिर 42 के अटकलों को नकारा। गठबंधन में अभी कोई चर्चा नहीं, बहुत जल्द होगा सीटों का बंटवारा। तो बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, जहां पर एक तरफ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान सीएम बने और इसके लिए हमने देखा भी कि किस तरीके से पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने बयान देते हुए तमाम राजनीति को शांत कर दिया है और कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव होगा। पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई वैकेंसी है। रिपीटेडली आप मेरे जितने भी इंटरव्यूज देख लीजिए, मैंने खुद इस बात को सहज स्वीकार किया है। मैं जब गठबंधन में वापस आया 2020 में अलग होने के बाद वापस आया, तब भी मुझे ये पता था कि अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे और इस बात को जानते हुए स्वीकार करने के बाद मैं इस गठबंधन में आया, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा या मेरी प्राथमिकताओं में फिलहाल बिहार का मुख्यमंत्री बनना कतई नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैसे बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। एक बार फिर से आपने दोहराया कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं आप, सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से बार बार ये बात उठ रहा है, तो इसे कौन सी राजनीति हम समझे? इससे कोई राजनीति नहीं। मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा कि हर दल के कार्यकर्ता अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं, बट अंतोगत्वा किसी एक दल जो कि गठबंधन का हिस्सा हो उसके कहने से कुछ नहीं होता ना। पूरे गठबंधन को बैठकर उस पर सहमति तैयार करनी होती है और मुझे लगता है कि ये सहमति गठबंधन के भीतर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नाम पे हो गई है। तो ऐसे में इन बातों का गठबंधन के भीतर कोई मायने नहीं है, बट हाँ, हर राजनीतिक दल अपने नेता को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, उस भावना का मैं सम्मान करता हूं। 2025 नहीं, लेकिन भविष्य में तो चिराग सीएम बनेंगे बिहार के। मुझे लगता है भविष्य के गर्व के सवाल हैं, इसको भविष्य के मन में ये है, इसके ओर बढ़ रहे हैं आप, कैसी कोई तैयारी ही नहीं है ऐसी कोई? विनीता जी, मुझे लगता है आज की तारीख में जब हम लोग 2025 विधानसभा चुनाव की दहलीज पर हम लोग बैठे हैं, तो 2030 में क्या होगा, 2035 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 45 में क्या होगा, इन सवालों के फिलहाल कोई मायने नहीं रहते। और वो भी तब जबकि हम लोग, मैंने जरूर किया है, मैंने अपने लिए टारगेट मैंने तय किया है, मैंने अपने दल के लिए किया है, मैंने सब किया है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि फिलहाल ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर बिना मतलब के भ्रम को पैदा करने का कार्य करती हैं। आज जब इन प्रश्नों के कोई मायने ही नहीं है, तो इन सवालों के जवाब भी तभी देना उचित होगा जब इनके मायने हो। और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस चुनाव में इन सवालों का कुछ लेना देना नहीं है। माना इस चुनाव में इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अलग अलग विजन चला रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, जाति धर्म से हट के बात करते हैं, तो भविष्य में कुछ ऐसा टारगेट फिक्स हुआ है? 25 नहीं, 30 नहीं, लेकिन भविष्य में चिराग सीएम बनना चाहते हैं बिहार के? मेरी समझ के परे कि इस सवाल का जवाब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता। भविष्य में जरूर, अगर मैं राजनीति में हूं और मैं तो जब कॉलेजेस में जाता हूं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, स्कूल्स में जाता हूं, उनसे इंटरेक्ट करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और होना होगा। तो यकीनन 30 के लिए भी मेरी सोच है, 35 के लिए भी मेरी सोच है। पर आज हम लोग 2025 का चुनाव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे में आज गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये सवाल ज्यादा मायने रखते हैं जिसपे मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने कह दी है, 25 नहीं लेकिन 30-35 की तैयारी जरूर है। लेकिन अगर 25 पे भी फोकस करें, क्योंकि ये साल चुनावी है, सीट महत्वपूर्ण है, सीट शेयरिंग भी कुछ दिनों में फाइनल भी होगी। एक खबर चल रही है कि 20 सीट आपको मिल सकती है, पार्टी की तरफ से 42 सीटों की बात चल रही है। क्या लगता है, 20, 45, 42 क्या? ना मुझे 20 का पता है, ना मुझे 42 का पता है। मैं बस इतना जानता हूं कि अभी गठबंधन के भीतर अधिकृत तौर पर, औपचारिक तौर पर चर्चा होना बाकी है। And because I'm right in the center of the turmoil, so I know it very clearly. मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि अभी ऐसी कोई चर्चा
विद इन द अलायंस हुई ही नहीं है। कारण भी रहे हैं इसके, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव था। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आरजेडी की तरफ से जनता को अपनी तरफ करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो आज जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जहानाबाद के गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी और उसके पहले एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। जी हां, 20 सितंबर तक तेजस्वी यादव की ये यात्रा चलेगी और इस दौरान 10 जिलों में वो जाएंगे और वैशाली में इस यात्रा को विराम देंगे, यानी कि इस यात्रा का समापन होगा। तो तेजस्वी यादव की ये यात्रा, जहां पर हर एक जनता को जन जन तक पहुंचकर उनके नर्व्स को टटोलने का काम, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है, वहां दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी ये यात्रा निकाली जा रही है, जहां पर जनता के नर्व्स को टटोलने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि 10 जिलों में वो जाएंगे और वहां के जन जन से संपर्क साधेंगे, जन जन से बातचीत करेंगे। कर रहे हैं 20 तारीख तक ये यात्रा चलेगी और यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं संजय जी। बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी कर रहे हैं, कैसे लोगों से संवाद होगा और अधिकार की बात लगातार तेजस्वी करते हैं। नए बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद कुछ जिले छूट गए थे जो कवर नहीं हुए थे, तो वहाँ के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और एक जन भावना थी कि आप भी यहाँ आए, तो तेजस्वी जी ने उस जन भावना का सम्मान करते हुए ये आगामी 4 दिन 10 जिलों की यात्रा करेंगे। कल एक पत्रकार के लिए आवाज़ उठाने गए, आप लोग पर FIR भी हो गया, तेजस्वी पे भी हुआ, आप पे भी हुआ, पूर्व जो विधायक उन पे भी हुआ। यह जाले वही विधानसभा क्षेत्र है, ये वही थाना है जहाँ पे कथित रूप से प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई थी बीजेपी और जेडीयू के एक समर्थक द्वारा ही। उसी जगह एक भारतीय जनता पार्टी के अभी जो मंत्री हैं, उन्होंने निष्पक्ष पत्रकार को, जो एक अति पिछड़े समाज से हैं, उनको न सिर्फ माता और बहन की गाली दी, ऐसी गाली दी जिसको हम अपने जुबान से बोल भी नहीं सकते, और उसको अपने स्वयं पीटा और उसका मेडिकल भी नहीं होने दिया। और फिर ये प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन, उनकी FIR नहीं ले रहा था। नेता प्रतिपक्ष पटना से दरभंगा गए और FIR रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद क्या हुआ, जो डरपोक कायर लोग हैं, उन्होंने कहा किसी एक महिला आशा वर्कर है, उसकी अपनी कुंडली छानने का तो पता चल जाए कि वो कितनी ईमानदार है। उसके बहाने हम कह रहे हैं हम तो अभी चले जाएंगे ना, सामने बुला ले आइयो। उनकी तरह डरपोक थोड़े हैं इन भाजपाइयों के, और ये मंत्री तो गालीबाज है। और इसी बात से जो है तेजस्वी यादव जो है वो अधिकार दिलाने के लिए निकले हैं और इसमें साफ तौर पे जिन बातों का उल्लेख है कि जय बिहारी जय बिहार, चलो बिहार, चलो बदले बिहार। तो यहाँ देखिए ये जो है पूरे तौर पे ये बस बनाई गई है, बिहार अधिकार यात्रा जो है ये बस बनाई गई है और इसमें तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, लालटेन जो छाप है यहाँ पे चुनाव चिन्ह है आरजेडी का, वो भी है। और हर घर हो आओ ऐसा बिहार बनाए। और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ जीतेंगे, जय बिहारी जय बिहार। तो पूरे तौर पे ये बस जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है वो इस बस में जो है वो चल रहे हैं। तेजस्वी यादव है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसा है और कहा है कि तेजस्वी यादव की यात्रा के जरिए बिहार की सड़कों को देखेंगे और विकास को देखेंगे। निकलना ही चाहिए, रोड देखना चाहिए। नीतीश जी ने कितना अच्छा सड़क बनाया, लालू जी ने कैसे गड्ढे में प्रवृत्त किया था, लोगों से पूछना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए क्या घंटा बिजली आता था, आज कितना घंटा बिजली है। जिसका कोई दुश्मन नहीं है उसके लिए बिहार में सुशासन है, ये जनता से पूछना चाहिए। एक एक पंचायत में हाई स्कूल खुल रहे हैं, ये जनता से पूछना चाहिए। बिहार विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, जनता से ये समझना चाहिए। उनके माताजी पिताजी ने कैसे बिहार को लूटा और कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक कैसे बिहार को लूटा, ये जनता से फीडबैक लेना चाहिए। वहीं बिहार अधिकार यात्रा पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले और पूरे परिवार के साथ निकले। यात्रा से ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में क्या विकास किया है। एक तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले,
और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा, सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा। वहीं मुख्यमंत्री चेहरे पर कांग्रेस के तेवर के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीएम रेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार जनता भी बदलाव चाहते हैं और समय आने पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो सीएम फेस को लेकर यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि जनता ही मालिक है, जनता तय करेगी कि किसे सीएम बनना है। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। समय पर वही इंडिया गठबंधन में अब भी सीएम फेस को लेकर सवाल जहां का तहां अटका हुआ है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है। कल भी जब पवन खेड़ा से तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए और मीडिया के लोगों को पाठ पढ़ाने लग गए। इस दौरान उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस है। उन्होंने कहा इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं। ये आप लिख कर ले लीजिए। कह दिया कि राहुल गांधी को। वही तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताए जाने पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक तेजस्वी यादव के सिर पर मुकुट चढ़ने वाला नहीं है। अब तो उन्हें राहुल गांधी ने भी नकार दिया है। मैं कहूंगा कि बिहार में हरियाणा वाले के कभी नहीं चल सकता है। जैसे कि अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे माननीय जो राहुल गांधी हैं वो भी इनकार कर दिए हैं, वो भी नकार दिए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, जब तक नीतीश कुमार है तो हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं अपोजिशन के नेता, उनके सर पे मुकुट चढ़ने वाला नहीं है, मोर चढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में विकास का बहार है, नीतीश कुमार है, सारे दुनिया जानती है। और नीतीश की नीति, नीतीश की सोच के आगे कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जामनगर के वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि वनतारा में जीव जंतुओं की देखभाल पूरी तरीके से सही तरीके से हो रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि वो वनतारा में रखरखाव और व्यवस्था से संतुष्ट हैं। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब वनतारा को क्लीन चिट मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि वनतारा में जीव जंतुओं की देखभाल पूरी तरीके से सही तरीके से हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वनतारा में प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को लेकर
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है और अदालत ने कहा है कि वनतारा में रखरखाव और व्यवस्था से वो संतुष्ट है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसआईटी ने सेंट्रल जू अथॉरिटी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर जांच की है, लेकिन गहन जांच के बाद भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं पाया गया है। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और क्लीन चिट दे दिया गया है और कहा गया है कि वो व्यवस्था से संतुष्ट हैं। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद अब वनतारा को क्लीन चिट मिल गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है। आपको जानकारी दे दें कि एसआईटी ने सीबीआई, ईडी और डीआरआई कस्टम विभाग के साथ मिलकर जांच की, लेकिन गहन जांच के बाद भी किसी तरीके की कोई खामियां नहीं पाई गई है, जिसके बाद क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी जांच के नतीजों को कोर्ट ने स्वीकार किया है, जो पुष्टि करता है कि वनतारा ने वाइल्ड लाइफ पूरी तरीके से सही तरीके से सुचारू करवाया है। आपको जानकारी दे दें कि एसआईटी जांच के नतीजे को कोर्ट ने स्वीकार किया है, जो ये इस बात की पुष्टि करता है कि वनतारा में पशुओं का देखभाल सही तरीके से हो रहा है। वनतारा में रखे सभी वन्य जीवों के नियमों और कानूनों के पालन के साथ देखभाल की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी जहां पर वनतारा की सुविधाओं ने न केवल तय मानकों का पालन करती है, बल्कि कई मामलों में निर्धारित पशु चिकित्सा और पशु कल्याण के विषय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कहा है और कहा है कि सभी तरीके से यहां पर पशुओं का ध्यान रखा जाता है। वनतारा को ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी ने, यहां पर आपको जानकारी दे दें कि तमाम तरह की बातें यहां पर कही गई है और कहा गया है कि एसआईटी ने इस बात की पुष्टि की है कि वनतारा के खिलाफ बार बार की गई जांच, उसमें ये सही पाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है, जहां पर कहा गया है कि एसआईटी जांच के नतीजे से साबित होता है कि समलैंगिक, मनी लॉन्ड्रिंग, कार्बन क्रेडिट और संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप काल्पनिक और गलत हैं। एसआईटी ने जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ होता है कि वनतारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की कड़ी निगरानी में संचालित एक वैध, पारदर्शी और विश्वास स्तर पर मान्य प्राप्त संरक्षण संस्थान के तौर पर काम कर रहा है। ये तमाम बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। वनतारा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन किए जाते हैं और साथ ही साथ एसआईटी ने सेंट्रल जू अथॉरिटी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर जांच की है, लेकिन गहन जांच के बाद भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं पाया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने CITES मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जांच की है और इस पूरे मामले पे ये पता चलता है कि वनतारा में पशुओं का देखभाल बहुत ही ढंग से होता है और यही वजह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा के रखरखाव पर जो कहा वो हमने आपको बताया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए